गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जो डेट है वो है 15 सितंबर 2020 और जो विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान के इतिहास कक्षा 10वीं की वर्कशीट नंबर 31 है। और इसमें हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यूरोप जो है वो एक महाद्वीप है और अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद क्या है? यह एक विचारधारा है जो क्या करती है, जो एक राष्ट्र के सदस्य हैं उनमें एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है ताकि उस राष्ट्र के सदस्यों की जो पहचान है वो एक साथ हो सके। ठीक है, यानी कि किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। तो जो 19वीं सदी के मध्य यानी कि 19वीं सदी के मध्य में तक जो यूरोप के देश हैं उस पर अलग अलग वंशों के लोग राज करते थे। यहाँ राजतंत्र का शासन हुआ करता था, यानी कि एक राजा हुआ करता था और फिर क्या होता था, अगर राजा मर गया तो उसका जो बेटा है वही खड़ा होगा और वो क्या करेगा, वही राजा बनेगा। यानी जो राजा का बेटा था, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, योग्य हो या ना हो, लेकिन जो शासन करेगा वो कौन करेगा? वो राजा का बेटा ही करेगा। देखो, अगर हम देखें कि राष्ट्रवादी चेतना का जो उदय हो यूरोप में वो पुनर्जागरण काल में ही शुरू हो गया था। पुनर्जागरण काल क्या? जब फिर से जागना। पश्चिम के राष्ट्र जो थे मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली को अपनाने लगे थे, यानी कि वो जो क्या थे, डेवलप करने लगे थे। ठीक है, तभी से क्या हुआ था, राष्ट्रवाद के उदय स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय के बारे में जो बैकग्राउंड था इसके बारे में चर्चा की। और अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सोरायू के विचार थे। ठीक है, ये कौन थे? फ्रेडरिक सोरायू कौन थे? एक फ्रांसीसी कलाकार थे। ठीक है, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार थे फ्रेडरिक सोरायू। इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जो आप ये देख रहे हैं। ये 4 चित्रों वाली एक श्रृंखला बनाई और इसमें अपने सपनों का एक संसार रचा। यानी कि ये जो था, ये चाहते थे, ये ऐसे संसार की कल्पना करते थे। कैसे संसार की? जो उनके शब्दों में तो जनतांत्रिक हो और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। क्या था? जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। अगर मैं बात करूं कि जनतांत्रिक का अर्थ होता है लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन। और अगर मैं सामाजिक गणतंत्र की बात करूं, सामाजिक गणतंत्र क्या होता है? यानी ये भी होता है जनता का शासन। इसमें क्या होता है, जो नागरिक समाज के रूप में मताधिकार के जरिए अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है। ठीक है, इस श्रृंखला के पहले चित्र में, यानी कि अगर इस श्रृंखला के पहले चित्र को देखें तो इस श्रृंखला के पहले चित्र में क्या बताया गया था कि यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए थे। यानी कि यूरोप और अमेरिका के लोगों को एक साथ दिखाया गया था। और क्या दिखाया गया था? और दिखाया गया था सभी स्त्री पुरुष, यानी कि सभी स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। यानी कि कोई भेदभाव नहीं है, स्त्री भी है, पुरुष भी है, और वो क्या कर रहे हैं, ये जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है इसकी क्या कर रहे हैं, वो वंदना कर रहे हैं, यानी कि इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है, प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है। यानी कि अगर इसके एक हाथ में देखा जाए तो एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में क्या है, दूसरे हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है। ज्ञानोदय मतलब, ज्ञानोदय का अर्थ है ज्ञान का प्रकटीकरण, यानी कि ज्ञान, लोगों के अंदर जानकारी आ गई है, लोगों के अंदर अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए हैं वो। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि अधिकारों का घोषणा पत्र, यानी कि जो लोगों के अधिकार हैं उनके लिए वो अपने हाथ में लिए हुए खड़ी है और जो लोग हैं वो इसकी वंदना कर रहे हैं कि क्या करें, कि हमारा ज्ञानोदय करे और हमारे जो अधिकार हैं वो हमें दिलवाए। ठीक है, प्रतिमा के सामने जमीन पर पड़े निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। निरंकुश का अर्थ होता है, निरंकुश का क्या अर्थ है, जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो। यानी कि जो राजा है वो क्या करे, पूरी तरह से अपनी मनमानी के अनुसार शासन करे, चाहे वो जनता के हित में हो या नहीं। राजा अपने हित के अनुसार शासन करता हो, यानी कि उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। कोई वो अगर गलत काम भी कर रहा है तो उसे ये कहने वाला कोई नहीं है कि ये काम गलत है, तो वो क्या होगा, निरंकुश होगा। तो ये क्या कहते हैं कि जो प्रतिमा के सामने क्या पड़े हैं, जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष पड़े हैं। यानी कि जो राजा महाराजाओं के जो पेपर थे वो क्या पड़े हुए हैं, जमीन पर पड़े हुए हैं। यानी कि जो उनकी कार्य प्रणालियाँ थी वो सब जमीन पर बिखरी पड़ी हैं और लोग क्या लेने के लिए जा रहे हैं, लोग अधिकारों का घोषणा पत्र और ज्ञानोदय की ज्योति को लेने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर दूसरे पैराग्राफ की बात करूं तो यह है 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी और राष्ट्रवाद। देखिए, इसमें जो फ्रांस है, फ्रांसीसी है, इसका मतलब जो फ्रांस है, फ्रांस यूरोप का एक राष्ट्र है। वहाँ पर क्या हुई थी, क्रांति हुई थी और राष्ट्रवाद का
उदय हुआ था। राष्ट्रवाद का मैं अर्थ आपको बता ही दे चुकी हूँ कि एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी फ्रांस में, वो कब हुई थी? 1789 में हुई थी, और जिसके कारण क्या हुआ था? राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ठीक है, ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो किस कारण से हुई थी? राष्ट्रवाद के उदय के कारण हुई थी। ठीक है, अगर हम देखें कि जो राष्ट्रवाद की जो स्पष्ट अभिव्यक्ति है वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। यानी कि राष्ट्रवाद, मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रवाद की चेतना का उदय हुआ था वो यूरोप में पूर्ण जागरण काल से ही शुरू हो गया था, लेकिन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने इसे सशक्त रूप प्रदान किया। यानी कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसने इसे सशक्त रूप प्रदान किया। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति है। फ्रांसीसी क्रांति से ही जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव जो हुए थे वो हुए थे। उनसे वो राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। यानी कि जो क्रांति ने जो घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, वे ही उनकी नियति को तय करेंगे। जो वहाँ के नागरिक थे वो क्या थे? वो राजा को हटा दिया और जनता का शासन वहाँ पर स्थापित कर दिया। और जो राष्ट्र था उसमें क्या किया गया? ये घोषणा कर दी गई कि जो लोग हैं वहाँ के वही क्या करेंगे? राष्ट्र का गठन करेंगे और उसकी नियति को तय करेंगे। और जो 19वीं सदी के दौरान, यानी कि जो 19वीं सदी के दौरान क्या हुआ? राष्ट्रवाद की एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन कर दिया। कि जो यूरोप राष्ट्र था उसकी राजनीतिक स्थिति को भी बदल दिया और लोगों की जो सोचने समझने की शक्ति थी उसे भी विकसित कर दिया। लोगों को समझ में आ गया कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, उन्हें किस तरह से अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए और राष्ट्र में किस तरह का शासन लाना चाहिए। ठीक है, इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यानी कि जो वहाँ पर आज अब तक राजवंश चल रहा था, यानी कि जो राजाओं का शासन चल रहा था, उसे समाप्त कर दिया गया और जो राष्ट्र राज्य है यानी कि जनता का जो शासन है वो स्थापित हो गया। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उनके अधिकार नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। यानी कि जो राष्ट्र राज्य थे उसमें क्या था? न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान, यानी कि एक साथ, यानी कि हम सब क्या है? हम सब एक हैं का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। यानी कि जो राष्ट्र राज्य में शासक बना उसमें क्या था? जो नागरिक थे उनकी एक साझा पहचान थी। यानी कि उन्हें पता था कि हम सब क्या है? हम सब एक जैसे हैं और साझा इतिहास था। यानी कि एक ही इतिहास से वो आए थे। जो शासक कर रहा था वो भी, उसका भी इतिहास उसी की तरह था। जो वहाँ पर नागरिक था उन्हीं के बीच में से वो आया था और जो विरासत थी वो भी एक ही थी। तो एक ही भावना के कारण क्या था? जो वो शासक था वो उनके दर्द को समझता था और पता था उसे कि किस तरह से यहाँ पर परिवर्तन करके लोगों को विकसित करना है और अपने राष्ट्र को विकसित करना है। यानी कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा था बल्कि वो क्या कर रहा था? अपनी पूरी जनता के बारे में सोच रहा था। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के बीच से उठकर आया था। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे आखिर? निरंकुश शासन व्यवस्था। यानी कि निरंकुश शासन व्यवस्था क्या क्या अर्थ है? जिस शासन व्यवस्था के कोई ऊपर कोई अंकुश ना हो। यानी कि राजा था, राजा का फिर बेटा था, वो क्या बना? बेटा जो था वो दोबारा से फिर राजा बन गया राजा के मरने के बाद। और जो बेटा था, बेटा के राजा बनने के बाद वो योग्य है या नहीं इस बात का कोई परीक्षण नहीं लिया गया, बल्कि वो एक राजा का बेटा है इसीलिए उसे राजा बना दिया गया। जिसके कारण क्या हुआ कि उसे जनता से ना तो कोई लगाव था, सिर्फ उसे क्या था? सिर्फ अपने लाभ का देखना था और अपने लिए कार्य करना था। बल्कि वो जो था ना तो किसी की मन सुनता था, क्योंकि उसे पता है कि उसे कोई हटा नहीं सकता और जो मेरा बेटा है वही राजा बनेगा। उसके ऊपर ना तो किसी तरह का दबाव था, ना ही उसे जनता के साथ कोई हमदर्दी थी। इसलिए निरंकुश शासन व्यवस्था वहाँ पर थी। इसी कारण क्या हुआ? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यानी कि लोगों ने क्या किया? राष्ट्रवाद की चेतना उनके अंतर्गत जागृत हुई और उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कर दी। उदारवादी विचारकों का प्रसार। उदारवादी का अर्थ होता है जिसमें सभी लोगों को समान रूप से स्वतंत्र रहने का अधिकार मिले। ठीक है, यानी कि सभी लोग क्या है? स्वतंत्र है। उसे ही क्या गया? उदारवादी। यानी कि उदारवादी जो विचार थे वो प्रकट होने लगे और लोग समझने लगे कि जो स्वतंत्रता है वो क्या है और सभी लोग जो है वो समान रूप से स्वतंत्र हैं। इसलिए कोई ऊंचा या नीचा नहीं है और
लेकिन जो उस समय की स्थिति थी उसमें क्या था, राजा जो था वो सबसे ऊपर था और जनता जो थी वो सबसे नीचे थी, और जनता की राजा सुनने वाला नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, उदारवादी विचारकों का उदय हुआ, जिसने ये कहा कि राजा को किसने अधिकार दिया है कि वो हमारे ऊपर शासन करे और अपने मनमानी से शासन करे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यानी कि स्वतंत्रता का नारा। लोगों को समझ में आया कि स्वतंत्रता क्या है, हम इस तरह जंजीरों में जकड़े नहीं रह सकते, हमें भी स्वतंत्र होने का पूरा अधिकार है और हम सभी भी समान है, यानी कि कोई ऊंचा छोटा बड़ा नहीं है, भगवान ने सबको समान बनाया है, इसीलिए क्या है, हम सब समान हैं और राजा को इस तरह से हमारे साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। बंधुता, भाईचारे, यानी कि सभी लोगों ने भाईचारे का नारा दिया, यानी कि सभी लोग एक समान हैं और उनके एक जैसे अधिकार हैं, एक जैसी उनकी स्वतंत्रताएं हैं। इस तरह के नारा देने, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा देने के कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ। शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, जो मध्य वर्ग था उसमें क्या था, पढ़ा लिखा एक शिक्षित वर्ग उत्पन्न हो रहा था, जिस कारण क्या था, उनकी बौद्धिक का विकास हो रहा था, उनके सोचने समझने की शक्ति का विकास हो रहा था, वो तर्क करने लगे थे। ठीक है, तर्क शक्ति का उनका विकास हो गया था। अगर राजा कहता था कि मेरे ही अनुसार कार्य होगा, तो जो शिक्षित वर्ग था वो प्रश्न उठाने लगे थे, वो कहने लगे थे कि आखिर क्यों राजा, आपको किसने अधिकार दिया है कि हमारे ऊपर आप अपने हिसाब से शासन करो। ठीक है, ये सब कारण राष्ट्रवाद के उदय के कारण बने। अगर हम प्रश्न पहला देखें तो हम देखते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। स्पष्ट कीजिए कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी फ्रांस में उत्पन्न क्रांति थी और ये पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है और राजधानी क्या है इसकी, पेरिस है। और 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई उसे ही फ्रांस की क्रांति कहा गया। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी ये 10 साल का घटनाक्रम थी और ये फ्रांस में 1789 में शुरू हुई थी और इसका अंत जो हुआ था वो 1799 में हुआ था। और अगर हम यहाँ पर देखें कि राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे उससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई थी। ठीक है, अगर हम प्रश्न 2 देखें, प्रश्न 2 देखते हैं कि निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी। निरंकुश शासन व्यवस्था मैं बता ही चुकी हूँ कि जिस शासन व्यवस्था पर कोई भी अंकुश नहीं था, यानी कि राजा था, उसका बेटा क्या था, दोबारा से राजा बनेगा, ना तो वहाँ पर किसी तरह के चुनाव होते थे और ना ही अगर वो कोई गलत कार्य करता था ना ही उसके ऊपर कोई अंकुश लगा सकता था। अब ये जो प्रतिमा के सामने इस ध्वस्त अवशेष जमीन पर बिखरे हुए हैं, ये किस बात का प्रतीक है? ये जो प्रतिमा है इसके सामने जो ध्वस्त अवशेष है वो इस बात का प्रतीक है कि जो राजतंत्र है वह समाप्त हो गया है और राजतंत्र के स्थान पर क्या आ गया है, राष्ट्र राज्य की धारणा का उदय हुआ है। ठीक है, और अब जो है राजतंत्र की यानी कि राजाओं की मनमानी नहीं चलने वाली। ठीक है, अगर हम प्रश्न 3 देखें तो 19वीं शताब्दी में यूरोप की राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए, यानी कि जो यूरोप है उसमें राष्ट्रवाद की जो प्रकृति है वो किस प्रकार से उत्पन्न हुई थी। तो जो राष्ट्रवाद था यह एक प्रकार की विचारधारा थी और किसी भी राष्ट्रवाद के सदस्य में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोपीय देशों पर अलग अलग वंशों के लोग जो थे वो शासन करते थे। यहाँ राजतंत्र का शासन हुआ करता था। राष्ट्रवादी चेतना का उदय यूरोप में पूर्ण जागरण काल से ही शुरू हो गया था। पूर्ण जागरण का अर्थ मैंने बताया था कि इसका अर्थ होता है फिर से जागना। ठीक है, राष्ट्रवाद की जो स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, अगर राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति की बात करें तो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसी के साथ हुई थी। ठीक है, अगर प्रश्न नंबर 4 देखें तो फ्रेडरिक सराइव के चित्र की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। ये जो चित्र है वो फ्रेडरिक सराइव ने बनाया था और अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषता है कि इस श्रृंखला में यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं वो एक साथ दिखाए गए हैं, यानी कि यूरोप भी एक जैसे है और अमेरिका भी एक जैसा है। इसमें किसी भी सभी उम्र के लोग हैं, सभी समाज वर्ग के स्त्री पुरुष हैं। वो क्या है, सभी उम्र, सभी समाज वर्ग और स्त्री पुरुष, यानी कि धर्म, जाति, उम्र और लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है इसमें। और सभी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एक लंबी कतार में स्वतंत्र रूप से प्रतिमा के सामने वंदना कर रहे हैं, हाथ जोड़कर। क्या वो कह रहे हैं कि ज्ञानोदय की मशाल, यानी कि जो प्रतिमा है वो किसकी मशाल है, वो ज्ञानोदय यानी कि ज्ञान के उदय की मशाल है। और दूसरा क्या है कि दूसरे हाथ में जो मनुष्य के अधिकार पत्र
यानी कि उसने क्या लिए हुआ है, एक हाथ में मशाल ज्ञान उदय के और दूसरे हाथ में अधिकार पत्र जो है वो मनुष्य के अधिकारों के घोषणा पत्र को लिया हुआ है। ठीक है। और जो प्रतिमा के सामने जमीन पर क्या पड़ा हुआ है, संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए पड़े हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है इसके। और आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय है वो किस प्रकार से हुआ इसके बारे में चर्चा की। और नेक्स्ट वर्कशीट में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।